एक्शन मोड में है सेना, फिर शुरू कर दिया है उसने आतंकी भाइयों की जान लेना। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को उतारा मौत के घाट। बार बार सेना यूं ही लगा रही है आतंकियों की वाट। मोदी सरकार में हो रहा है अल्पसंख्यक भाइयों पर अत्याचार, और मैं हूं आपका अपना बदतमीज कुमार। नमस्ते। आप देखिए ना, 6 मई को भारतीय सेना ने बेहयाई दिखाते हुए हिजबुल के बड़े आतंकी रियाज नाइकू को उसके साथियों के साथ मौत की नींद सुला दिया। नहीं जी, ऐसे कैसे अल्पसंख्यक भाइयों पर इतना जुल्म हो सकता है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से आतंकी भाइयों के खिलाफ इस तरह की जंग लगातार छिड़ी है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ सेना सीना चौड़ा करके आतंकी भाइयों को पेल रही है। अपने साथियों की मौत का सारा हिसाब किताब साथ के साथ चुकाने में जुटी है। इन सब से साफ है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चले इस देश का माहौल सचमुच बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, जिसको सुधारना अब बहुत मुश्किल है। अल्पसंख्यक भाइयों पर लगातार होते जुल्मों को लेकर आज हमने भिंडी टीवी के अपने स्टूडियो में ही चूड़ियाँ तोड़ने और विधवा विलाप करने का आयोजन रखा है। चलिए शुरू कर लेते हैं। खबरों में हम देख ही रहे हैं कि कैसे सेना ने नकारों की तरह बर्ताव करते हुए कूल ड्यूड रियाज को मौत की नींद सुला दिया। नहीं जी, रियाज नाइकू को ज़रा गौर से देखिए, कितना शरीफ सा दिखता था। दाढ़ी पर उस तरह फिरवा लेता तो और भी ज़्यादा स्मार्ट दिख सकता था। बेचारा बहुत गरीब परिवार से आता था। सेना ने उतनी बुरी तरीके से इसके चीथड़े नहीं उड़ाए जितने बुरी तरीके से इसकी चड्ढी के उड़े रहते थे। स्कूल जाते हुए बेचारे ने एक बार अपनी चड्ढी मुझे भी दिखाई थी। गरीबी के चलते ज़िंदगी में कष्ट इतना ज़्यादा था कि टिंडर पर गोल्ड प्लस की मेंबरशिप लेने के बावजूद उसको स्वाइप राइट नहीं मिलता था। लड़कियां ऐसे इग्नोर करके भागती जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कमाल आर खान हो। दया तो आती थी, पर क्या करता, इसलिए उसको बस उसी के हाल पर छोड़ना पड़ गया। रियाज के अब्बूजान बेचारे दर्जी थे। दर्जी होने का सर्टिफिकेट मैंने ही उन्हें बनवा कर दिया था। मेरा ये कोट उन्हीं ने सिला। रियाज बचपन से ही बहुत टैलेंटेड था। बचपन में ही फायरिंग करना और जिहाद के लिए लड़ने का उसने सोच लिया था। पर वो कहते हैं ना, काबिल आदमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। रियाज नाइकू को भी करना पड़ा। एक समय घर में गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रियाज के पास बंदूक खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। रियाज को नई उम्र का लौंडा समझ के किसी ने उसकी मदद नहीं की। रियाज टूट गया और उसकी हालत गोलमाल पिक्चर के उस तुषार कपूर की तरह हो गई, जो मुंह तो खोलता लेकिन बोल नहीं पाता। खैर, बाद में उसने हिम्मत जुटाई। चोरी डकैती जैसे मेहनत मजदूरी वाले कामों को करके बंदूक का जुगाड़ किया और 50-60 लोगों को मारने जैसी छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम दे दिया। अमूमन पंचर जोड़ने और पेड़ों की कटाई पर फोकस रखने वाली कौम से जब इतना टैलेंटेड युवा निकला तो उसको खूब सारा प्यार मिला, खूब सारा उसको समर्थन मिला। अब ऐसा भी नहीं है कि टैलेंट को कोई पूछता ना हो। देर से ही सही, पर उसका प्लेसमेंट भी हिजबुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन में हो गया। घटिया शक्ल के चलते गर्लफ्रेंड थी नहीं, इसलिए उसने कभी छुट्टी ली ही नहीं। दिन रात एक करके बस मिशन पर जुटा रहा, जिसके बाद खुश होकर बॉस ने उसे एक चिट्ठी दी, जिसमें उसको सोशल मीडिया के इस दौर में भी सिंगल रहने के लिए बधाई और हिजबुल का कमांडर बनने के लिए शुभकामनाएं दी गई थी। उसको मिली ये चिट्ठी देखकर मेरी तो आंखें भर आई थी। उस दिन मैं रोया भी खूब था। बेचारा कश्मीर के रास्ते तरक्की करता हुआ पूरे भारत को दहलाने के मंसूबे पाल ही रहा था कि सेना ने उसको हूरों के पास भेज दिया। नहीं जी, इतने गरीब व्यक्ति को मारने की क्या ज़रूरत थी। भारत की जनसंख्या करीब 135 करोड़ है। अगर 100-200 को वो मार ही देता तो क्या फ़र्क पड़ जाता। नहीं जी, बताइए ना, उसके टिंडर की बची हुई गोल्ड प्लस की मेंबरशिप को अब कौन यूज़ करेगा।
अब उसके घर का राशन कौन लाएगा? 1 यूनिट चावल और गेहूं डीलर जो कम देगा उसकी भरपाई कौन करेगा? वाकई इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो सोच कर ही कांप उठता हूँ। खैर, मैं ज़्यादा टीवी देखता नहीं हूँ, पर सुनने में तो ये भी आया है कि सेना ने ब्लास्ट करके अकेले रियाज को ही नहीं मारा, बल्कि उसके 3 अन्य साथियों को भी मौत की नींद सुला दिया। नहीं जी, ऐसे कैसे सेना ने रियाज और उसके साथियों को मौत की नींद सुला दिया? देश भले कितना भी दांत निकाल कर मुस्कुरा ले, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस ब्लास्ट से कितना धुआं निकला होगा, कितना पोल्यूशन फैला होगा, प्रदूषण फैला होगा? मुझे तो वैसे ही कम दिखता है, आगे पता नहीं अब कितनी दिक्कतें होंगी। मैं सच बताऊं तो यह ऐसी अकेली घटना नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वक्त से ही लगातार आतंकी भाइयों का काम तमाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब मन करता है तब जय शिवाजी का जय घोष करके सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक कर दी जाती है। एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि इस साल अभी तक सेना 65 आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज चुकी है। बस इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक भाइयों पर कितना अत्याचार हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। नहीं जी, मुझे तो बार बार कांग्रेस का वो शासन याद आता है। कितनी शांतिप्रिय सरकार थी, उसने कभी नहीं चाहा कि किसी का अधिकार छीना जाए। खामखा वहां के पत्थरबाजों को कोई दिक्कत होती, इसलिए कांग्रेस ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। सोचती भी क्यों, वो मोदी जितनी फांसीवादी और कठोर हृदय वाली सरकार थी ही नहीं। नेहरू जी के बनाए पाकिस्तान के मासूम लोग हमारे भाई ही हैं। इस बात को कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती थी। उसने इसको बहुत अच्छे से समझा और सीमा पार से आने वाले आतंकी भाइयों पर जुल्म ना हो सके, इसके लिए सेना के हाथ बांध दिए। सेना के हाथ बंधे थे, इसलिए भारी तादाद में जवान भी मरते गए। ये कांग्रेस के ही सटीक कदमों का नतीजा था कि आतंकी भाई भी भारत में हर साल 2 से 3 बार बमों से दिवाली सेलिब्रेट करके चले जाते थे, जिससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द भी स्थापित होता था। कितना मज़ा आता था, कितना फील आता था। नहीं जी, मोदी तो नकारापन दिखाते हुए देश की खातिर अपने परिवार को छोड़कर बैठे हैं, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास कभी हो ही नहीं सकता कि आतंकियों के मारे जाने के बाद उनके गरीब घर वालों पर क्या गुजरती होगी। इस बात को सिर्फ कांग्रेस सरकार ने सबसे ज़्यादा महसूस किया, और यही वजह रही कि बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों की मौत पर आदरणीय टोनिया जी के तो आंसू भी निकल गए थे। पर क्या मोदी को अपने देश के अलावा और किसी के लिए रोते आपने देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके बस की ही नहीं है। पहले की सरकारों में सब कुछ कितना अच्छा था, कितना फील आता था, पर इस फांसीवादी सरकार ने सारे मज़े को छीनकर तानाशाही को बढ़ावा दिया है। मैं जिन्ना और नेहरू जी के द्वारा बनाए गए पाकिस्तान के कुछ भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी फेक आईडी को अरब की बताकर भारत में इस्लामोफोबिया की बात कही और मोदी सरकार के निरंकुश रूप को दुनिया के सामने रख दिया। वाकई ये बहुत बड़ी बात थी। आप देखिए ना, अपने प्यारे भाइयों के द्वारा धोखे से कब्जाए गए पीओके बलूचिस्तान, गिलगिस्तान में भी गदर मचाने के लिए अब मोदी सरकार तैयारी करने में जुटी है। कह दिया गया है कि वहाँ के मौसम का हाल भी अब भारत से ही बताया जाएगा। नहीं जी, ऐसे कैसे कोई सरकार पाकिस्तान में भी अपनी हुकूमत चला सकती है? जिस मुद्दे को विवादित मानकर कांग्रेस ने छोड़ दिया था, उसको छेड़ने की चुल ना जाने क्यों इस मोदी सरकार में मची हुई है। पाकिस्तान में भी भगवे का भौकाल टाइट करने का यह प्रयास सचमुच बहुत ज़्यादा निंदनीय है। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। अपने देश की हालत देखकर अब मुझे लगता है कि यहाँ डर लगने की बात करने वालों के लिए पाकिस्तान और अरब जैसे देशों में ट्रेन चलाई जानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि यहाँ के मुकाबले वो ज़्यादा सही दूसरे मुल्क में ही रहेंगे। उन्हें वहीं ज़्यादा सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। पाकिस्तान में दिन में
एक दो बार होने वाले बम धमाके को जब वो अपने आसपास ही महसूस करेंगे तो उन्हें भी कांग्रेस के टाइम वाले धमाकों की फील आती रहेगी। अरब के देशों में जाने वाले जब मुंह उठा के आज़ादी आज़ादी के नारों के साथ प्रदर्शन करने निकलेंगे तो पीछे से वहां की पुलिस भी उन्हें लाठी डंडों के साथ सपोर्ट करने आएगी। नहीं जी, तशरीफों पर पड़ी सूजन की ये चरम सीमा उन्हें भारत में मिल सकती थी क्या? वाकई ये सब उन्हें कमाल का अनुभव कराएगा। इस देश में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मन भर आता है पर क्या करें, हाथों में हमारे कुछ भी नहीं है। जाते जाते बस यही कहूँगा कि टीवी से दूर रहिए। जितना आप टीवी से दूर रहेंगे उतना ही आपसे राष्ट्रवाद का जहर भी दूर रहेगा। चलिए अगले किसी एपिसोड में फिर आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।